नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। यहाँ मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में खड़ा हूं जो दिल्ली से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। और ये आप मेरी चारों तरफ देख सकते हैं कि खेतों के बीच में एक स्कूल खड़ा किया गया है विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट। मेरे साथ फाउंडर हैं स्कूल का नाम आपको मैंने शुरू में दिखाया, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप IAS कह सकते हैं। मेरे साथ अनीस साहब हैं। अनीस साहब, स्वागत है आपका इंडिया फायर न्यूज़ में। थैंक यू। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है इस वक्त? आप क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? किस बेस पर आप एम्प्लॉयड हैं? मैं एक्चुअली फराज साहब 21 साल हो गए मुझे गल्फ़ में काम करते हुए, और हम एजुकेशन फील्ड से ही हैं। एजुकेशन फील्ड में 39 साल हो गए हैं, 1982 से लेकर के और आज तक। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से अपना करियर शुरू किया एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, और उसके बाद दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, फिर प्राइवेट सेक्टर, हमदर्द, देन दुबई और फिर कुवैत। 2000 से मैं कुवैत में हूँ और 39 साल की मेरी सर्विस हो गई है। करेंटली आई एम डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ एन इंटरनेशनल स्कूल जिसका नाम है सालमिया इंडियन मॉडल स्कूल कुवैत। इसमें हमारा CBSE का करिकुलम है और साथ साथ हमारा ब्रिटिश करिकुलम है, IGCSE करिकुलम है। बस असारा गांव से ताल्लुक़ है, इसलिए ये सोचकर यहाँ आए कि हमें अपने गांव को, अपनी जड़ को भूलना नहीं चाहिए और हमें अपने गांव को, अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ रिटर्न बैक करना है। मैं भी यही पूछने वाला था कि ये आपके असल में जहन में कैसा है कि मुझे अपने गांव में एक स्कूल खोलना चाहिए? चूँकि हम गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और गांव में हम देखते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हमारी सोच ये थी कि हम चूँकि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे कंट्रीज़ में हमने विज़िट किया है। ऑस्ट्रेलिया हमने विज़िट किया, जापान हमने विज़िट किया, जबकि हमने अपने देश को, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में 1991 में। तो हमें लगा कि हम जब ऐसे गांव से निकले हैं तो हमें जो है वो अपने गांव के लिए हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये सोच करके कि अपनी सोसाइटी को हमें रिटर्न करना है, तो ये सोच करके हमने ये इरादा किया कि हमें भी अपने गांव में आकर के कुछ ऐसा ही एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल खोलना चाहिए। तो बस इस तरीके से एक मिशन एजुकेशन है और क्वालिटी एजुकेशन एंड ऑफ इंटरनेशनल लेवल, तो वो हम अपने गांव को देना चाहते हैं। ठीक है। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स नाम के पीछे का कुछ राज बताइए। इस नाम के पीछे का राज ये है, चूँकि मेरा अपना करियर शुरू हुआ सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, जो कि इंडिया के बहुत ही पायनियर इंस्टीट्यूशन से माना जाता है, और वहाँ पर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है। मैंने बहुत ही यंग एज में वहाँ अपना करियर शुरू किया था, 21 साल की उम्र में। वहाँ हमने देखा कि बच्चों को किस तरीके से ग्रूमिंग की जाती है, किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है। बहुत ही कम उम्र में जब बच्चे वहाँ 6ठी क्लास में आते हैं, अब तो 9th में भी वहाँ एडमिशन होता है, लेकिन जब बच्चे आते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ ये भरा जाता है कि तुम लोगों को आर्म फोर्सेस में जाना है और ऑफिसर बनना है। तो वहीं से उनकी ग्रूमिंग शुरू हो जाती है। तो हम वहाँ 7 साल रहे और हमारे बच्चे जो है, आज जिन बच्चों को हमने पढ़ाया था वो आज कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें वो कामयाब ना हो। IAS बहुत सारे मिलेंगे आपको, सिविल सर्विस जिन्होंने क्वालिफाई किया, आपको IPS मिलेंगे, IFS मिलेंगे, एम्बेसडर्स हैं, IITs में गए हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर प्रोफेशन में हैं। तो हमें ये लगा कि, और वो बच्चे भी गांव से आते थे। बिल्कुल। सैनिक स्कूल में मैं कहता हूँ कि 100% बच्चे जो हैं वो गांव से आते थे। तो जब वो बच्चे कामयाब हो सकते हैं तो उसी पैटर्न पे हमने इरादा किया कि हम भी यहाँ अपने बच्चों को उसी तरीके से तैयार करें। और IAS बहुत सोच समझ के नाम रखा गया, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, और इन ब्रीफ IAS, जिसको हम एब्रीविएशन में कह सकते हैं। मकसद यही है कि बच्चों के जहन में ये भरना है कि आपको वाइट कॉलर जॉब्स में जाना है। और सभी बच्चे जॉब्स में नहीं जा सकते, आपको बिज़नेस करना है। तो बिज़नेस भी अगर आपको करना है तो आप दुकान खोलनी है तो आप कंपनी बनाइए ना, कंपनी बनाएं, कंपनी बना के आप अपनी दुकान खोलें, वो एक बिज़नेस होगा जो एस्टैब्लिश बिज़नेस होगा। यस, तो ये बात जहन में है। तो मैं चाहूँगा स्कूल का आप एक बार पूरा दिखाइए कि किस तरीके से अभी डेवलपमेंट में है, अंडर कंस्ट्रक्शन स्कूल है, और अभी सिर्फ बेस फ्लोर इसका तैयार हुआ है, ग्राउंड फ्लोर। और अभी मैं इस पर सवाल करूँगा कि अभी कितना और टाइम लग सकता है और एडमिशन क्या किस क्लास तक ओपन है? ये फराज साहब एक्चुअली ये एक मिशन है, और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है एक दिन में खड़ा नहीं होता। और चूँकि हम रूरल एरिया में हैं, ये स्कूल की बिल्डिंग जो बन रही है ये 1200 बच्चों की बिल्डिंग है, और रूरल एरिया में बैठे हैं, आपने देखा चारों तरफ खेत ही खेत हैं। गांव भी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जंगल में हमने ये शुरू किया है। तो बच्चे आते आते 1200 बच्चे आते आते कई साल लगेंगे यहाँ पर। और हमारा ये, चूँकि हम स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, तो इस साल हम लोग जो है वो अप्रैल 2022 से इसका एकेडमिक ईयर शुरू करेंगे, जिसमें ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी रेडी नहीं है, 2-3 महीने का हमारे पास टाइम है, 4 महीने का ये रेडी हो जाएगा। नर्सरी से लेकर के क्लास 5वीं तक जो है इसमें एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया है।
प्रिंसिपल जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे, मिसेस मंजू सिंह, जो खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं और बहुत ही वेल डिसिप्लिन, बहुत लंबा एक्सपीरियंस वो लेकर आई हैं अपने साथ में, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और वो हमारे मिशन में हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं भी आपको उनसे भी रूबरू कराऊंगा जो प्रिंसिपल होने वाली हैं स्कूल की। अगले सवाल पे चलता है अनीस साहब, तो जब यह आपने सपना देखा कि मैं स्कूल में एक इतने अच्छे लेवल का स्कूल खोलूँगा, तो जहन में एक बार ऐसा भी वक्त आता है कि यार कैसे खोलूँगा, हिम्मत हारने लगती है, यार इतना बड़ा लेवल, ज़मीन लेनी पड़ेगी, पैसा लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो वक्त आया आपके पास भी? हाँ फराज साहब, वो कहते हैं वक्त तो हर तरह का आता है, और चूँकि वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की हमेशा मुझे एक कोट जो है वो हमेशा इंस्पायर करती रही है कि सपने देखा करें, और सपने देखें और बड़े देखें, और ऐसे सपने, वो सपने जो आपको सोने ना दें, वही सपने जो हैं साकार होते हैं, क्योंकि आप उनके लिए मेहनत करते रहते हैं, आप सोते नहीं हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया कि हम देखते थे, बहुत शुरू से ये सोचते थे कि हमें अपने स्कूल में एक ऐसा स्कूल बनाना है जो इंटरनेशनल लेवल का स्कूल हो। तो ज़ाहिर है मुश्किलात तो आती हैं, तो मुश्किलात आती हैं, चैलेंजेस होते हैं, फेस करते हैं, और इस कोशिश में रहते हैं कि नहीं, ये सपना जो है एक न एक दिन साकार ज़रूर होगा। अच्छा, ऐसे भी अभी बहुत लोग होंगे, मैं इसी गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, आसपास बहुत सारे गांव हैं, पूरा यूपी है और भी इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, विलेजेस हैं, वो लोग जो अगर इस वीडियो को देखें और वो आपसे प्रेरणा लेने की कोशिश करें कि भाई हम भी एक ऐसे लेवल पे स्कूल खोलें अपने एरिया में, तो विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है आपको जब एक स्कूल इस्टेब्लिश करना हो इतने अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। तो विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट आपने इतना बड़ा काम कर दिया है, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो सिर्फ ये बात कहूँगा कि बहुत से लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि गांवों से निकलने वाले पूरी दुनिया में लोग फैले हुए हैं। बहुत सारे आपको सिविल सर्विसेज में मिलेंगे, गांव से निकलने वाले लोग बाहर मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, लेकिन वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि गांव से निकलकर शहरों में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो गाँवों में नहीं होती, इसलिए वो भूल जाते हैं। मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगा कि वो अपनी जड़ों को ना भूलें, और वो अपनी सोसाइटी को, जहाँ से उनका ताल्लुक़ है, उस सोसाइटी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करें, और उसमें सबसे बढ़िया चीज़ अगर आप दे सकते हैं तो वो शिक्षा है। अगर आप उस स्तर की शिक्षा अपने गांवों में लोगों को दे सकते हैं, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, हम फ्री की बात नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि आप फ्री में, जो दी भी नहीं जा सकती, क्योंकि नथिंग कम्स फ्री, ये बहुत मुश्किल काम है, अदरवाइज सस्टेनेबल नहीं हो सकता कोई भी प्रोजेक्ट, लेकिन अफोर्डेबल प्राइस जिसको गांव के लोग जो हैं अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसी शिक्षा के लिए उनको ज़रूर काम करना चाहिए, और ज़रूर ये कोशिश करें कि हम अपने गाँव को, अपने समाज को, जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, उसको हम कुछ ना कुछ वापस दे सकें। तो कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो मुझे ज़रा सा समझाने की कोशिश कीजिए कि इधर मेन रोड मैंने देखी है, तो मेन रोड से हमें कितना अंदर आना पड़ेगा, और अगर कोई आपसे कुछ मालूम करना चाहे स्कूल के बारे में तो उनको कैसे बात करनी पड़ेगी? ये कनेक्टिंग रोड है एक्चुअली, जो अभी नया एक्सप्रेसवे बना है, 4 लेन का बन गया है, ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। वहाँ से एग्जैक्टली ये स्कूल जो है ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है। फिर यहाँ से हम, चूँकि कनेक्टिंग रोड है, तो इससे हम एक दूसरी रोड पर जाके मिल सकते हैं, जो बड़ौद से और बुढ़ाना जाती है, ये उस रोड से भी कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ की कनेक्टिविटी है। वो मेन हाईवे जो है वो सहारनपुर जाता है, दिल्ली से सहारनपुर जाता है, और ये इधर से जो है वो बड़ौद से होते हुए बुढ़ाना, और बुढ़ाना से मुजफ्फरनगर वो रोड मिल जाता है। अब तो मैं कहूँगा कि रोड्स अच्छी बन गई है, तो दिल्ली से अगर हम लगाएं 75 किलोमीटर है, राजघाट से एग्जैक्टली 75 किलोमीटर है, तो वहाँ से मुश्किल से 1.5 पौने 2 घंटा लगेगा यहाँ पर। तो 1.5 पौने 2 घंटे में आप गाँव मत समझिए इसे। अब आपको मैंने जिस तरीके से दिखाया, मैं भी आपको एक और वॉक थ्रू दिखाऊंगा पूरे स्कूल का, तो आप इसे गांव मत समझिएगा और स्कूल का लेवल समझने की कोशिश कीजिएगा कि फाउंडर और ये सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं स्कूल को खड़ा करने के लिए, और कितनी कोशिश है कि इसमें आकर बच्चे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पा सकें। तो एक बार वॉक थ्रू कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं इससे पहले ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं ऐसे जो हमारे एडवाइजरी बोर्ड में हैं, उन सब का भी ताल्लुक़ ज़्यादातर गाँव से है। चूँकि हमारी ये कोशिश थी कि हमारे साथ वो सब लोग जुड़ें किसी न किसी शक्ल में। ये ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करें, लेकिन उनके आइडियाज़ जो हैं वो भी अपने आप में अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, बल्कि हमारे साथ एजाज़ अहमद सरफराज साहब जो लखनऊ से हैं और कुवैत में वो बिज़नेस करते हैं, सहारा कुवैत ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं और इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ हैं। तो इस तरीके से उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो हमारे एडवाइज़र्स हैं, जो यूएस में, यूके में और काफ़ी जगह हिंदुस्तान में भी अलग अलग कोनों से हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल जो कि तमिलनाडु प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, दिल्ली में कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सब हमारे साथ जुड़े हैं, किसी न किसी शक्ल में वो हमारे साथ हैं। बड़ी बड़ी हस्तियाँ जुड़ी हुई हैं आपके साथ।
ठीक है, ये पूरा मैंने आपको अंदर से दिखाया। अब अनीस साहब हमें रिसेप्शन दिखाएंगे कि रिसेप्शन कैसा होने वाला है। अनीस साहब ऑल ओवर यू। देखिए फराज साहब, एक्चुअली मेरा अपना जो मानना है वो ये है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, चूँकि बहुत सारे स्कूल्स खुले हैं चारों तरफ, तो जो बच्चा यहाँ इस स्कूल में आए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में, उसको कहीं भी इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि मेरा स्कूल दूसरों के स्कूलों से कम है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमने बिल्डिंग का जो लुक है और जो रिसेप्शन है वो हमने बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रखा है, जिससे बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़े। ये रिसेप्शन एरिया है। यहाँ जो आप फ्रंट देख रहे हैं पूरा ग्लास का होगा ये पूरा एंट्रेंस, और इसमें जैसे ही हम एंटर करेंगे तो रिसेप्शन एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है। रिसेप्शन एरिया, उसमें हमने एक नर्स का रूम है, एक काउंसलर का रूम है जो कि कंपलसरी होगा स्कूल में नर्स का होना, क्लिनिक स्कूल का, और काउंसलर होगी जो उनको यानी एजुकेशनल गाइडेंस और काउंसलिंग भी वो करेंगी। सामने आप देखेंगे ये रिसेप्शन का एरिया है, रिसेप्शनिस्ट बैठेंगी, साथ में कैश काउंटर होगा। और ये पूरा इतना बड़ा हॉल जो है ये रिसेप्शन एरिया, जो पब्लिक आएगी वो यहाँ उनके बैठने का इंतज़ाम होगा। पब्लिक के लिए भी हमने ये रखा है, अगर कोई ऐसा विजिटर आते हैं जिनको मान लीजिए उनको वॉशरूम जाने की हाजत है, तो हमने फीमेल के लिए अलग रखा है, मेल्स के लिए अलग रखा है, और यहाँ पेंट्री भी है और कैंटीन भी है। और जो ऑफिस स्टाफ होगा उसके लिए बिल्कुल सेपरेट है वॉशरूम। मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रिंसिपल रूम, जो मैनेजमेंट का रूम है, और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट एक स्कूल में होती है कि आपको एग्जामिनेशन रूम चाहिए, आपको स्टोर्स ऐसे चाहिए जो सेफ हों, जहाँ रिकॉर्ड रूम्स हों, वो सब यहाँ हमने दिए हैं इस एडमिन ब्लॉक में। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक होगा। और इधर आप मुझे प्रिंसिपल रूम बता रहे हैं। ये प्रिंसिपल रूम है, पहला जो रूम है प्रिंसिपल का रूम है। चूँकि प्रिंसिपल ही सही मायनों में स्कूल की फेस होती हैं, यह होता है। इस में हमने प्रिंसिपल को उनके लिए उनको अटैच बाथरूम हमने दिया है। प्रिंसिपल के रूम में भी अटैच बाथरूम है और मैनेजमेंट के रूम में भी अटैच बाथरूम है। ये प्रिंसिपल का रूम है और ये इसमें अटैच बाथरूम है प्रिंसिपल के रूम में। तो रिसेप्शन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक आप देख सकते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पूरा एडमिन ब्लॉक है पूरा। कितने अच्छी तरीके से यहाँ इसको बनाया गया है एक प्लान के हिसाब से कि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो उसे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल रूम मैंने आपको दिखाया है। ये मैनेजमेंट का रूम है। मैनेजमेंट के रूम में भी जो है वो अटैच बाथरूम है इसमें भी। ओके ओके, अच्छी खासी मेहनत के साथ इस स्कूल का एक सपना देखा गया है मेरे हिसाब से, IAS इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स का, और ये सपना अब साकार होता हुआ दिख रहा है गांव वालों को भी, क्योंकि गांव वालों से देखा गया है कि जो विकास होता है वो शहरों तक तो पहुंच जाता है और गांव आते आते थक जाता है, गांव पहुंच ही नहीं पाता है विकास। जो रूम है दैट इज़ फॉर जो एक एग्जामिनेशन रूम होना चाहिए सेपरेट, ये एग्जामिनेशन रूम है। इसमें अंदर जो है रिकॉर्ड रूम है जहाँ सारा कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, बच्चों की फाइलें हैं या कोई भी उस तरह का जो रिकॉर्ड है वो उसके लिए बहुत सेफ प्लेस उसके लिए रखा गया है। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं तो एक सेफेस्ट प्लेस होती है हर स्कूल में, और वो भी यहाँ पर बनाई गई है। चलिए बाहर की तरफ दोबारा चलते हैं और अनीस साहब से इजाज़त लेते हैं कि हम ज़िला बागपत के, उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत के एक गांव में आए हैं जिसका नाम असाया है, दिल्ली से 75 किलोमीटर दूर है। और अनीस साहब की मेहनत से, सपने से, अनीस साहब के सारे कलीग्स के सपनों से आखिरकार ये सपना अब साकार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गांव वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि इतने अच्छे लेवल का, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ उनको ये स्कूल मिल जाएगा। अनीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए। फराज साहब, इससे पहले कि हम एक दूसरे से विदा हों, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्कूल है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, इसको जो चलाने वाली संस्था है या ट्रस्ट है उसका नाम है न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट। वो भी ख़ास तौर से बहुत सोच समझ के हमने उसका नाम रखा है न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट, क्योंकि हम नया भारत देखना चाहते हैं, एक भारत का नया निर्माण करना चाहते हैं, नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए हमने ट्रस्ट का नाम भी उसी तरीके का रखा है न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट। और अगर हम सबको इस भारत का एक नव निर्माण करना है तो उस निर्माण की शुरुआत हमें गाँवों से करनी है, क्योंकि जो तब्दीली लानी है, जो चेंजेस लाने हैं वो गांव में लाना है। शहरों में तो बहुत कुछ हो चुका है, बहुत फैसिलिटीज़ हैं शहरों में, बड़े बड़े स्कूल हैं, एक से एक स्कूल हैं, ऐसे भी स्कूल हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे किसी से कम नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर आबादी जो है वो गांव में रहती है। तो उस आबादी के लिए हमें करना है, इसलिए यहाँ से तब्दीली लानी है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ चेंज करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को बदलिए। तो हम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं, तो तब्दीली हमें यहाँ से लानी है। तो अगर गांव से हम तब्दीली लाएंगे, गांव में चेंजेस लाएंगे, तो फिर पूरे देश बदलेगा, गांव बदलेगा, ज़िला बदलेगा, राज्य बदलेगा और देश बदलेगा।
तो यही सोच करके हमने इसका ट्रस्ट का भी नाम न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट रखा है, जो इस स्कूल को चलाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस साहब। मैं पूरी डिटेल्स अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं अनीस साहब से या स्कूल के किसी भी मेंबर से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। अनीस साहब, आपका एक बार फिर से शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और आखिरकार अब मैं भी बहुत खुश हो रहा हूँ कि हमें एक ऐसा स्कूल देखने को मिल रहा है एक ऐसे गाँव में जहाँ पर दूर दूर तक आपको स्कूल मिलते नहीं हैं। यहाँ पर चारों तरफ मैंने आपको दिखाया खेत हैं, और आपने वो ऋतिक रोशन का डायलॉग तो सुना ही होगा सुपर 18 का, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब ऐसा ही कुछ सपना यहाँ पर इस गांव में भी लोग देख रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।